यूसुफी साहब का धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा 22वां हिस्सा। इक्के के पिछले हिस्सों में इतनी सवारियां लदी टंगी अटकी और लटकी होती थीं कि अगर घोड़े को ठोकर लग जाए या नकाहत से बेहोश हो जाए तब भी जमीन पर नहीं गिर सकता था, इसलिए कि इसकी पिछली सवारियां अपने उलार से उसे बेहोश होने के बाद भी खड़ी हालत में रखती थीं। तख्ते पर गद्दी का दस्तूर तो था नहीं। जैसी चमक इस तख्ते पर नजर आई वैसी आज तक किसी कीमती से कीमती लकड़ी पर भी नहीं देखी। वजह यह कि पॉलिश का तरीका कदरे मुख्तलिफ था। इस पर रोजाना कम से कम 10-11 घंटे मुसलसल पोस्ट ग्रेजुएट कूल्हों से पॉलिश की जाती थी। जूनियर अंडर ग्रेजुएट को तो सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट की गोद में जगह मिलती थी। इतने चिकने और फिसलने तख्ते पर अगर गद्दी बिछा दी जाती तो पहले ही झटके में सवारियां उड़न गदीले पर स्लाइड करके ग्लाइड करती हुई राहगीरों के सरों पर लैंड करती। सवारी को इक्के का डंडा पकड़कर सड़क पर घसीटने हुए जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए कि इससे इक्के की रफ्तार सुस्त पड़ने का एहतमाल था। ये कहना गलत होगा कि इक्का घोड़े की ताकत से चलता था, क्योंकि होता यह था कि इक्के वाला नीचे उतरकर उसे एक धक्के और 100 हॉर्स पावर की गाली से स्टार्ट करता और उसी के जोर से ये लुढ़कता रहता था। घोड़े में इतनी ताकत नहीं होती थी कि इक्के को आगे के लुढ़कने से रोक सके। धीरजगंज के प्लेटफॉर्म को स्कूल के बच्चों ने रंग बिरंगी झंडियों से इस तरह सजाया था जैसे फूअड़ माँ बच्चों का मुंह धुलाए बगैर बालों में शोख रिबन बांध देती है। ट्रेन से उतरते ही हर शायर को गेंदे का हार पहनाकर गुलाब का एक एक फूल और ऊंटने दूध का गिलास पेश किया गया, जिसे हाथ में लेते ही वो बिलबिलाकर पूछता, कहाँ रखूं? इस्तकबाल करने वालों ने 25 मील और 1 घंटे दूर से कानपुर आने वालों से पूछा, सफर कैसा रहा? कानपुर का मौसम कैसा है? हाथ मुंह धो के 3-4 घंटे सो लें तो सफर की थकान उतर जाएगी। जवाबन मेहमानों ने दरियाफ्त किया, यहाँ मगरिब किस वक्त होती है? धीरजगंज वाले तो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ की कौन सी सौगात मशहूर है? रुपए में क्या मुर्गियाँ आती हैं? और यहाँ के मुसलमान उतने ही पसमानदा हैं जितने बाकी मानदा हिंदुस्तान के। 18 शायर और 5 मिसरा उठाने वाले जो एक शायर अपने हमरा लाया था, 2 बजे की ट्रेन से धीरजगंज पहुंचे। ट्रेन की आमद से 3 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर यतीम खाना शमाउल इस्लाम का बैंड बजना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन आनकर रुकी तो कभी ढोल, कभी बांसुरी और कभी सांड की सूंड जैसा बाजा बंद हो जाता, और कभी तीनों ही खामोश हो जाते। सिर्फ बैंड मास्टर छड़ी हिलाता रह जाता। वजह यह कि इन साजों को बजाने वाले लड़कों ने इससे पहले इंजन को इतने करीब से नहीं देखा था। वो उसे देखने में बार बार इतने महव हो जाते कि बजाने की सुध ना रही। इंजन इनके इतने करीब आकर रुका कि एक एक पुरस्रार पुर्जा दिखाई देता था। सीटी बजाने वाला आला, कोयला कोयला झोंकने का बेलचा, बॉलर के दहकते चटकते कोयलों का तेज और अंग्रेजी दवाओं का बू जैसा भपका, शुरों शोलों की आंच से एंग्लो इंडियन ड्राइवर का तमतमाता लाल चुकंदर चेहरा और कलाई पर गुदी हुई नीली मेम, मुसलमान खल्लासी के सर पर बंधा हुआ स्याह रुमाल और चेहरे पर कोयले की ज़ेब्रा धारियां, पहिए से जुड़ी हुई लंबी सिलाख जो बिल्कुल उनके हाथ की तरह चलती, जैसे वो आगे पीछे हिलाते हुए छक छक करते रेल चलाती थी। इंजन की टूटनी से उबलती शोर मचाती स्टीम का चेहरे पर स्प्रे। इन बच्चों ने धुएं के मरगुलों को मटियाले से हल्का सुरमई और सुरमई से गाढ़ा गाढ़ा स्या होते देखा। गले में इसकी कड़वाहट उन्हें खासी अच्छी लग रही थी। घुंघराले धुआं का स्या अजदहा फुंकारे मारता आखिरी डब्बे से भी आगे निकलकर अब पेचो ताप खाता आसमान की तरफ उठ रहा था। बैंड बजाने वाले बच्चे खामोश, बिल्कुल खामोश होकर करीब, बिल्कुल करीब से इंजन की सीटी को बजता हुआ देखना चाहते थे। इनका बस चलता तो जाते वक्त अपनी आंखें वहीं छोड़ जाते। अगर इन बच्चों से बैंड ही बजवाना था तो बगैर इंजन के ट्रेन लानी चाहिए थी। शोराय कराम स्टेशन से बैलगाड़ियों, तांगों और बैलों में कस्बे लाए गए। हर 10 मिनट बाद गाड़ी बांध से पूछते कि कस्बा इतनी दूर क्यों बनाया गया है। बैलों के सींगों पर नई संगूटियां और गले में घुंघरू पड़े थे।
एक बैल के पट्टे पर मेहंदी से खुशामदीद लिखा था। गलत इमला की सजा बैल को मिल रही थी। मतलब ये कि गाड़ी बान बार बार खे के नुक्ते में आर चुभ हो रहा था। आर वैसे वो नोकीली कील होती है जो बैलों को हाँकने की लकड़ी की सर पे लगाई जाती है। वैसे हमारे ख्याल में वजीरों और बड़े आदमियों के इस्तकबाल के लिए जो बैनर खैर मकदमी दरवाज़ों और मेहराबें बनाई जाती हैं, इन पर खुशामदीद की यही इमला मतलब खुशामदीद होना चाहिए कि सारे खटराक का असल मकसद वो यही मुद्दा तो था। बैल तांगों के पीछे ड्रिल मास्टर की क़यादत में स्कूल के तमाम उसातिज़ा और उनके पीछे कदम मिलाए लड़कों के वालिद साहिबान। आगे आगे बैंड बजता जा रहा था। बैंड के आगे एक लड़का चल रहा था जिसके हाथ में यतीम खाना शमाउल इस्लाम का स्याह परचम था, जिस पर आसमान को धमकी आमेज लहजे में मुखातिब करके बातिल से ना दबने के अल्टीमेटम के बाद अहले ज़मीन को अपने अंजाम से डरने और यतीम खाने को दिल खोलकर चंदा देने की अपील की गई थी। परचमों की तारीख में यह पहला परचम था जिस पर लान तान और कुछ करने की भी तलकीन की गई थी, वरना नादान चंद रंग बिरंगी पट्टियों और धारियों पर कनात कर लेते हैं। जलसे के पीछे पीछे लॉर्ड विल्जली की सरबराही में सारे कस्बे के नंग धड़ंग बच्चे और कुत्ते दौड़ रहे थे। कुछ सका शायरों ने बैंड पर एतराज किया तो ड्रिल मास्टर ने उन्हें यह कहकर चुपका कर दिया, अगर ये बैंड बजना बंद ना हुआ तो कुत्ते आ लेंगे। बैंड मास्टर को बिशारत ने एक हफ्ता पहले हिदायत कर दी थी कि खुदा के वास्ते तुम अपनी अस्तु खुदूस मनहूस माथी धुन ना बजाना। खुशी का मौका है, किसी चेयरफुल ट्यून का सहारा लो, अभी तो दिन पड़े हैं। चुनाचे पहले तो बैंड ने सन 25 के ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड का मशहूर गाना बजाया, बेटा जुम्मा जुम्मा थोड़ी आग ला दे तंबाकू ला दे थोड़ा पानी, बेटा जुम्मा जुम्मा थोड़ी आग ला दे। अब हिज मास्टर वॉइस की एक मकबूल आम रिकॉर्ड की इससे भी ज्यादा चीयरफुल धुन बजा रहा था। ये हिट गाना सन 30 में बच्चे बच्चे की जबान पर था। इन बच्चों में हम भी शामिल थे। समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। ये मालूमात फराहम करने के बाद दूसरे मिसरे में मौसूफा को मज़कूरा बाला मकाम यानी चने के खेत में आने की दावत दी गई थी। ये गाना हमने लगभग 50 बरस पहले सुना था जिसमें हमने समधन तो दरकनार चने का खेत भी नहीं देखा था। समधन की बेलगाम घोड़ी तो जाहिर है खेत में हरे भरे चनों के लालच में गई होगी, मगर ये उकदा आज तक ना खुला कि समधी साहब खुद पराये खेत में क्या कर रहे थे। आज भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि खेत में मरकजी किरदार घोड़ी का है या समधन का। हुड़दंगेपन और चाल चलन से मुतालिक गीत के चंद बोल ऐसे थे कि पता नहीं चलता था कि रुए सुखन घोड़ी की तरफ है या समधन की जानिब। इसी तरह कुछ बोल इतने सच्चे तुंद और तनुमन थे कि गुमान होता था किसी घोड़े ने खुद मुकल्लम खुद लिखे हैं। याद रहे कि समधन को सुबह की भूली हुई घोड़ी को पकड़ने का लालच देकर शाम को खेत में बुलाया जा रहा है, मगर ये नहीं खुलता कि समधी साहब समधन को आया इसलिए बुला रहे हैं कि दोनों मिलकर घोड़ी पर बैठेंगे या तीनों मिलकर बोनट खाएंगे। 18 शायरों के जुलूस स्कूल के सामने से गुजरा तो एक रहकले से 18 तोपों की सलामी उतारी गई। ये एक छोटी सी पंचायती तोप थी जो नॉर्मल हालात में पैदाइश और खत्मों के मौके पर चलाई जाती थी। इसके चलते ही सारे कस्बे के कुत्ते बच्चे कौवे मुर्गियां और मोर कोरस में चिंघाड़ने लगे। बड़ी बूढ़ियों ने घबरा कर दीन जागे कुफर भागे कहा, खुद वो मिनी तोप भी अपने चलने पर इतनी मुताज्जिब और वहशत ज़दा थी कि देर तक नाची नाची फिरी। शायरों को हैसियतदार काश्तकारों के यहाँ ठहराया गया जो अपने अपने मेहमानों को स्कूल से घर ले गए। एक काश्तकार तो अपने हिस्से के मेहमान की सवारी के लिए टट्टू और रस्ते की चुगल के लिए नारियल की गुड़गुड़ी भी लाया था। कस्बे में जो गिने चुने आसूदा हाल मुसलमान घराने थे उनसे मौलवी मज्जन की नहीं बनती थी, लिहाजा शायरों के क़याम व ताम का बंदोबस्त काश्तकारों और चौधरियों के यहाँ किया गया था, जिसका तसव्वुर ही शायरों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। शेरों शायरी और नावलों में देहाती ज़िंदगी को रोमांटिसाइज करके इसके खुलूस सादगी कनात और मंजर कुदरत पर सर धुनना और धुनवाना वाना और बात है,
लेकिन सचमुच किसी किसान के नीम पुख्ता या मिट्टी गारे के घर में ठहरना किसी शहरी इंटेलेक्चुअल के बस का रोग नहीं। किसान से बगलगीर होने से पहले इसके ढोर डंगर घी के फिंगर प्रिंट वाले धात के ग्लास, जिनमें हाथों ने उपले थापे, उन्हीं हाथों से पकाई हुई रोटी, हल, दरांती और मिट्टी से खुरदराए हुए हाथ, बातों में प्यार और प्याज की महक और मक्खन पिलाई हुई मूछ, इनसे बैक वक्त गले मिलना पड़ता है। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ।